हमने 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे हम फर्स्ट सीरीज़ में। अब हम 55 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। जो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे ये हमने वेटलैंड तक डिस्कस कर लिया था। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अब क्यों मनाया जाता है, अभी इसके बारे में आपको कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आपको हमने जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसने बताया हमने उसमें कि ये हम 120 क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट की सीरीज़ लेकर आए हैं। पहली सीरीज़ हमारी इन्वायरमेंट से स्टार्ट हो रही है। इसमें हम 120 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो में। तो अब आप क्या काम करें, पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो किसी से नहीं होने वाला है वो, क्योंकि हमने इसमें वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो बिहार पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, या अदर स्टेट पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया। तो अब डिस्कस करते हैं। अब देखिए, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है कि ईरान के 2 फरवरी को ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके चलते जिससे जो है हम मनाते हैं। अब ये सम्मेलन हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है, अब ये रामसर कन्वेंशन जो लागू कब से हुआ था, वो लागू हुआ था 1975 से, यानी 4 साल बाद सम्मेलन हुआ 1971 में। तो इसी डेट को जो हम वेटलैंड दिवस के नाम से मनाते हैं। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट 2-4 फैक्ट हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भारत में? तो पहले स्थान पर आपका गुजरात है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आंध्रा है इसमें। ठीक, अभी 2023 तक कितनी वेटलैंड साइट हो गई भारत में? तो हो गई 75 वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं भारत में। आगे क्वेश्चन देते हैं, राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि? तो वो किसकी है? गुजरात की। पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पे आपका आंध्रा है। अब आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया गया है? ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किसे किसे दर्जा दिया हुआ गया है इसमें? आपका ये लोहतक हो गया, ये कहाँ पे? ये मणिपुर में, लोकटक मणिपुर में झील है। बुलर ये जो है JNK में है। केवलादेव राजस्थान में है। चिल्का आपका उड़ीसा में है। तो इन्हें सभी को जो है रामसर का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था जैव विविधता अधिनियम? 2002 को पारित किया गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो ये एक्ट तो आया था, एक्ट पास हुआ 11 दिसंबर 2002 को, लेकिन ये प्राधिकरण कब बना था? ये 2003 में बना था। कहाँ पे बना था? ये चेन्नई में बना था। चेन्नई में इसका हेड ऑफिस जो चेन्नई में है, 2003 में चेन्नई में बना था ये। अभी देखते हैं हम, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस, तो ये गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म होना। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हमारा सूर्य है ये, तो यहाँ से प्रकाश आता है ज़मीन पर इधर, तो इधर प्रकाश जो है वापस ना जाकर इधर बादलों में ही इधर जो है ये अटक जाता है यहाँ पे। तो अब इसी के चलते जो है हम उसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म होना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो किसने की थी? ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो जोसेफ फोरियर ने की थी ये। कब? ये काफ़ी पहले की थी, 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी ये। आगे देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो क्या? तो सबसे ज़्यादा होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और इसमें कुछ और हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हो। जैसे क्या आपका जल वाष्प हो गया ग्रीन हाउस गैस, CO2 तो है ही आपका। मीथेन हो गया, मीथेन के बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो एक नाइट्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, कुछ भी ऐसे दे देगा, तो आपको ये
4-5 गैसेस याद रखनी है जिससे कि आप एलिमिनेट कर सको। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। अब देखो, अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो सबसे ज़्यादा ये देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देती हैं। आगे देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह, तो कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। आगे देखते हैं, कौन हरित गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उपयोग सभी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी? आपको भी बताया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आगे देखते हैं, कौन सी सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। वैसे इसका टेक्निकली आंसर देगा तो अगर इसमें पूछा कौन सी सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो अगर अकेला पूछता तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सबको अगर पूछा तो सभी हैं इसमें उत्तरदायी। आगे देखते हैं, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे देखते हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से रिलेटेड, मोनट्रियो प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका आया था 1997 में। ये किससे रिलेटेड है? ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। और ये लागू कब से हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था, ये 2005 से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पे? क्योटो में। तो इसी का नाम तभी पड़ा था क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मोनट्रियो प्रोटोकॉल हो गया, तो देख लेना इसे एक बार अच्छे से। तो कौन CDS के लिए सत्य नहीं है? यह हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ये बात ठीक है, इसे हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। दूसरा, यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, बात ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था, ये बात ठीक है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निश्चित करता है, ये बात गलत है। तो ये जो है ये गलत है हमारा, तो नीचे ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये देखते हैं क्या है। तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का साधन है ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 2008 में प्रकाशित की गई थी। तो इसमें पूछता क्या है, कभी कभी पूछ लेता है इसमें टोटल कितने मिशन थे? तो इसमें 8 मिशन थे, 8 मिशन। अब इसको याद रखना, 8 मिशन कौन कौन सा था मैं आपको बोल देता हूँ। एक तो राष्ट्रीय सौर मिशन था, दूसरा ऊर्जा बचत मिशन, तीसरा सतत पर्यावास मिशन, और चौथा था इसमें राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा था इसमें राष्ट्रीय हिमालय, यानी कि हिमालय से रिलेटेड भी था एक, छठा था एक राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, और एक था सतत कृषि मिशन, और आठवां था राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन। तो इसमें आपको 8 भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ ऐसा वो दे देगा कि आपसे पहचान लोगे, बोल देगा परमाणु ऊर्जा से संबंधित था कुछ, या फिर बोल देगा कि इसमें जल विद्युत से संबंधित था, तो आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये 8 मिशन थे, उसमें वो नहीं था। तो 2008 में लाया गया था ये। आगे देखते हैं, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना में 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अभी हमने देखा, इसमें हमने देखा कि सौर शक्ति भी है, इससे ऊर्जा से भी वनरोपण मैंने हरित में आ जाएगा। आणविक ऊर्जा नहीं है इसमें कहीं भी जो है आणविक ऊर्जा का जिक्र नहीं किया गया। आगे देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। अब मैं इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि देखिए, ये सबसे नीचे मंडल है हमारा क्षोभ मंडल, उसके ऊपर सबसे नीचे है हमारा क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, ठीक है, फिर मध्य मंडल। तो इस समताप मंडल में
ये जो है यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो इसी में है ओजोन परत है। तो ये इसकी कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता कि इसकी ऊंचाई कितनी है ना। तो इसकी सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मली पूछे तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है, लेकिन सबसे जो घनत्व है, सबसे ज़्यादा घनिष्ठता जो है वो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है, 15 से 30। तो ये ध्यान रखना। दो टाइप की ओजोन होती है, एक तो हमारी गुड ओजोन होती है, दूसरी बैड ओजोन होती है। जो समताप मंडल में पाई जाती है वो गुड ओजोन होती है, जो हमारी क्षोभ मंडल में पाई जाती है 10% है केवल, वो बैड ओजोन होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो गुड ओजोन होती है समताप मंडल में, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं तो उनसे हमारी जो रक्षा करती है, जिससे कि व्यक्तियों में चर्म कैंसर वगैरह आदि बीमारियाँ होती हैं। तो पता लग गया आपको ओजोन लेयर कहाँ पर है, किससे हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये ओजोन लेयर जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे देखते हैं, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर मिलती है? अभी मैंने बताया स्ट्रेटोस्फेयर में या फिर समताप मंडल में। आगे देखते हैं, ओजोन परत की ऊंचाई है ना, पृथ्वी से करीब ऊंचाई कितनी है? तो 20 किलोमीटर, यानी कि मैंने बताया था कि देखो 50 किलोमीटर तो है ज़्यादा होगा, 2000 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो वो 10 किलोमीटर से आपका 50 किलोमीटर तक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 15 से 30 तक है। तो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन ये आ गया। किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगाया? तो ये थे आपके G.W. कैंटमूर ने पता लगाया था। अभी देखते हैं, मॉनिटर प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है, और ये आया कब था? 1987 में, जबकि क्योटो आया था 1997 में। तो 1987 में 16 सितंबर को पहली बार यहीं से जो है हम मॉनिटर प्रोटोकॉल जो है या फिर ओजोन दिवस मनाते हैं। कब से? 1987 से। और ये प्रभावी कब से होता? तो ये प्रभावी होता 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था ये। इसमें और चीज़ें देख लें। अभी इसमें जब हम करंट डिस्कस करेंगे तो देखेंगे इस बार के 16 सितंबर की जो थीम थी वो क्या रही थी वो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉनिटर प्रोटोकॉल्स किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। आगे देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। कब से मनाया जाता है? 1987 से मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया था कब? 16 सितंबर को। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस अलग अलग टाइप से करके पूछता है एग्जामिनर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया था? ऐसा करके 16 सितंबर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे ये जो है नुकसान पहुँचाती है इसे। और अम्ल वर्षा मैं बताऊँ कि आपको, अम्ल वर्षा 2 गैसेस के वजह से होती है। कौन सी? कभी कभी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 गैसेस के मिलने से ये अम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पे लिख दिया नाइट्रिक एसिड, नहीं, तो यही हमारा गलत है। पूछ रहा सुमेलित नहीं है, जबकि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। रॉकेट ईंधन में केरोसिन तेल, ठीक है। आगे देखते हैं, ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग का नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहक करने यानी कि फेजिंग आउट करने के मुद्दे से संबंधित है। कौन सा संबंधित है इससे? तो हमारा अभी बताया मॉनिटर प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो कहाँ पर? जो हमारा एक संरक्षित कच्छ वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये हमारा है ये गोवा के तट पर, क्योंकि इधर ही गुजरात तक, इधर ये गोवा के तट पर संरक्षित कच्छ क्षेत्र इधर। आगे देखते हैं, वैसे कच्छ का क्षेत्र जो है ये गुजरात में, लेकिन ये संरक्षित की बात करा तो इधर ये गोवा में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें एक मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, यानी कि तीनों टाइप के वन वहाँ पर मिलते हैं। तो ये अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों टाइप के वन मिलते हैं। अब ये देखो कि अब ये जो मैंग्रोव वन है वो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो पिछली रिपोर्ट के अनुसार 0.15% है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, दूसरे पाँव का गुजरात, तीसरे पाँव का अंडमान। 3 का आपको सीक्वेंस याद रखना। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इन तीनों में, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा? आपका अमेजन वर्षावन,
वर्षा वन, तो जो इधर अमेजन है, इधर ब्राज़ील में, उस वन को जो हम अमेजन वर्षा वन कहते हैं और पृथ्वी की फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कटाई भी चल रही है यहाँ पे, तो जिसको लेकर कई ज़्यादा जो पर्यावरणविद थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब ये कुछ डाटा है जो ये 2011 में ISFR की रिपोर्ट का डाटा है। तो अभी हम जैसे बिहार का देख रहे हैं, तो हम बिहार का पढ़ेंगे। तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना, ये है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो वनावरण कितना है यहाँ पे इसका, ये जो है भौगोलिक क्षेत्र इसका वनावरण वगैरह का है ना। तो अभी किसका इतना भौगोलिक वनावरण कितना है, इसका वनावरण है 7,381। ये भौगोलिक क्षेत्र वनावरण परसेंट में कितना, 7.84। और वृक्षावरण ये फिर उससे कम है, ये वृक्षावरण इतना है, ठीक है। और वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो ये आप डेटा याद कर लो, 10.33% है। 10.33% 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वृक्षावरण एवं वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.33% है, ठीक है। जो लोग राजस्थान का देखना चाहते हैं तो वो राजस्थान का देख लें। ये उत्तर प्रदेश का ये है, उत्तर प्रदेश का 9.33 है। और हम इसमें किधर गया भाई राजस्थान, ये आपका राजस्थान रहा। ये कुल क्षेत्रफल है इसका, और उस पर वन कितने हैं कुल क्षेत्रफल पर, कितने परसेंट में है वन, और ये टोटल वन प्लस वनावरण आपका हो जाएगा इधर 7.42, ठीक है। को ये मैंने गलती से बोल दिया कि कुल क्षेत्रफल है ये स्टेट का, यहाँ का 3,42,239 है। आगे देखते हैं हम। अब ये पूरे भारत का 24.62% है। अब इसमें जो हम बिहार का देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, भभुआ यानी कैमूर, दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण, तीसरे पर रोहतास। न्यूनतम वनावरण वाले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। तो ये हो गया हमारा साजन, ये लिख दो। और भभुआ चले चंपारण, कैमूर, चंपारण, KCR, ये तो कोई बंदे का पार्टी का नाम बन गया भाई, साजन की KCR साजन। अब उसमें सबसे परसेंटेज में देख लेते हैं, भभुआ, जमुई, नवादा, इसमें शेखपुरा, सिवान, गोपालगंज। ये परसेंट में न्यूनतम वाले तो जरूर याद कर लो आप, शेखपुरा और सिवान, इधर शेखपुरा और अलवर, इसमें दोनों में शेखपुरा है, इसमें भभुआ है। दूसरे की पता देख लो, पता होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे में बहुत कंफ्यूज करता है, इधर पश्चिमी चंपारण, इधर जमुई, सबसे अधिक में अरवल और सिवान। ऐसे ही राजस्थान वाले राजस्थान का देख सकते हैं। अब देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये कब लागू हुआ था, ये 1972 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था, 1972 में। अब ये देखो, वही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1972। अब इनका कालानुक्रम बताना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4-5 फैक्ट आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे, इस कालानुक्रम से। ये ध्यान से देखिए, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था आपका, वो आया था 1972 में। उसके बाद में जैव विविधता अधिनियम कब आया था, यह आया था 2002 में आया था ये, जब 2003 में जो है इधर चेन्नई में इसका प्राधिकरण बना था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ये 1973। बाकी हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, ये सबसे बाद में आया था 1992 में, 1992। ये 1973, 2002 और 1972। तो अब हम देख लेंगे सबसे पहले कौन सा है। सबसे पहले ही आया था, सबसे पहले ही आया, उसके बाद में फिर तीसरा आया, पहला तीसरा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यह हमारा आंसर आ गया, ये सबसे बाद में आया था ये। आगे देखते हैं हम, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर वो आपसे पूछे कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है, तो क्या बताओगे आप, वो है देहरादून में। देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे, देहरादून में, उत्तराखंड में ही देहरादून। तो अब ये आगे एक और देखते हैं हम इसका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
ये बना था आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्योंकि उस टाइम तो ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के भाग हुआ था, अब तो उत्तराखंड में बनाया गया, उत्तराखंड में है ये बना था 1936 में। 19 इससे पहले इसका पहला नाम कुछ और था। ये पहला नाम था इसका हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। अब देखते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में, राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक। तो ये जो है कर्नाटक में आपके जो इस क्षेत्र में एक है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क की जो है ये पास में स्थित है। आगे देखते हैं बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है, बेतला, तो बेतला आपका झारखंड में, क्योंकि जब ये पूछा गया था क्वेश्चन तो ये उस टाइम झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बीपीएससी ने तभी पूछा था ये। तो अब लेकिन अब जो आएगा तो बेतला जो है वो झारखंड में है वो। आगे क्वेश्चन देखते हैं एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है, तो आपका गिरवन में है, इसका निवास गिरवन में है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किनमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो कहाँ पर ये आपका राजस्थान में ये कौन सा पार्क है यहाँ पे, ये है यहाँ पे केवलादेव पार्क, केवलादेव राजस्थान वाले स्पेशली ध्यान दें इसे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कभी कभी पूछ लेता है वहाँ पर किस ज़िले में है, तो वहाँ पे भरतपुर ज़िले में है ये, भरतपुर ज़िला। आगे देखते हैं अब इसे, अब ये देखो मैच द फॉलोइंग में आ गया। अब ये देखिए उत्तराखंड में कौन सा है आपका, उड़ीसा में आपका हो गया ये सिमलीपाला, आसाम में मानस, कर्नाटक बांदीपुर, उत्तराखंड में राजाजी। तो पहले का दूसरा आपका इसमें तो ये एलिमिनेट। अब बी का चौथा, तो हमारा बी आंसर आ गया इसमें। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए में रखे हुए वन्य जीवों की सूची बतानी है आपको। तो ये बांदीपुर आपका कर्नाटक, इसमें जो बाघ बैरण से संबंधित है। और ये आपका काजीरंगा आसाम, ये एकल गैंडे से संबंधित है। सिमलीपाला उड़ीसा आपका जो है ये हाथी के बैरण है। सुंदरबन बाघ से संबंधित है। तो सी का चौथा ये इसमें है हमारा, तो ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अभी मैंने बताया था देखो भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है ये, तो बी का पहला, अब इसी में ये बी का पहला, तो हमारा बी आंसर आ गया इसमें। और बाकी गिर तो आपको पता ही है, गुजरात में भी हमने बताया था, काजीरंगा आसाम में है, बांधवगढ़ राजस्थान में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़। आगे सूची का मिलान करना है हमें इसमें, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कौन सा, हमें बांदीपुर पता है, बांदीपुर कर्नाटक है, तो चौथा है, तो हमें 2 एलिमिनेट कर दिया हमने। दानचिंगम का आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, तो पहले का दूसरा हमारा बी आंसर इसमें आ गया। वो बी का पहला पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, ओंडा पोंडा कोंडा, तो इस टाइप के नाम आंध्र प्रदेश के होते हैं। सर इसका आपका राजस्थान में है ही, बांदीपुर कर्नाटक में हो गया। आगे देखते हैं सूची वन को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें जो है जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और भारत के राज्य हैं। तो सिमलीपाला आपको पता ही है उड़ीसा है, मानस का भी आपको पता है आसाम है, नोकरेक मेघालय है, अगस्तमलाई केरला है। तो पहले का तीसरा, तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। अब कौन से बचे, बी का पहला, तो बी का पहला इस एक में ही है। आगे देखते हैं अब कौन सा सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। तो अभी हमने बताया था आपको कि मानस जो है वो आसाम में है, वो मेघालय में नहीं है। मेघालय में कौन सा, नोकरेक, हमने देखा था नोकरेक है मेघालय में। तो मानस कहाँ पे, आसाम में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी कहीं से भी करें किसी भी बुक से, तो आप सिर्फ आंसर देख के ना छोड़ा करें, उसके जितने भी जो रिमेनिंग रह जाते हैं ना उन्हें जरूर याद से पढ़ा करें, उससे आपको एडिशनल जानकारी मिल जाती है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल। ठीक है, आगे देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो इसमें मिलाने हैं। तो अभी हमने बताया था सिमलीपाला उड़ीसा है, पहले का चौथा, तो 2 एलिमिनेट हो गए। नोकरेक अभी हमने देखा था मेघालय, सी का पाँचवा है, सी का पाँचवा एक ही जगह है, तो इधर आ गया।
हमारा डे आ गया। आगे देखते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और भारत में टाइगर से रिलेटेड एक बाघ परियोजना लाई गई थी। वो कब लाई गई थी बाघ परियोजना? वो 1973 में लाई गई थी, 1973 में। और एक और चीज़ थी इसके अंदर, एम जो स्ट्राइप्स किससे रिलेटेड है? वो इनकी बाघों की गणना से रिलेटेड है, ठीक है, बाघों से रिलेटेड, बाघों की गणना से। आगे देखते हैं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो हमने बताया अभी 1973 में आया था ये। आगे देखो। एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक नहीं है, जबकि पैन, स्मॉग और ये ओजोन, ये तीनों जो द्वितीय प्रदूषक हैं। आगे देखते हैं। कौन द्वितीय प्रदूषक? आपका ये नहीं है, फ्लाई ऐश नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मॉग जो द्वितीय प्रदूषक है। आगे देखते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक ऐसा स्थायी अयौगिक बनाती है जो जिससे ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जो अत्यधिक हानिकारक गैस है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है? तो हमारी यही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो रक्त धारा को प्रभावित करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीबीच से प्रदूषित हो रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगी, बीओडी बढ़ेगी, तो मान लो कि उस जल में जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आगे देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। कैसे? ऑक्सीजन की उपलब्धता से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। आगे देखते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानदंड है, एक मानक मानदंड है? किसके लिए है? तो यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव होने के कारण मृत्यु हुई है? तो कौन सी गैस थी? मिक गैस, MIC। इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये घटना हुई कब थी? ये घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसकी डेट भी पूछ लेता कभी कभी। 2 दिसंबर 1984 को कौन सी गैस के कारण? मिक गैस के कारण हुई थी। आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित थी? चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना थी, ये नाभिकीय दुर्घटना। आगे। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सेस एक्ट लागू किया गया था कब? 1977 में। जबकि वाटर पोल्यूशन एक्ट जो था वो कब था? वो आपका 19 आई थिंक उसको मैं देखना पड़ेगा वो दोस्तों, शायद 1975 था, लेकिन ये 1977 में था ये सेस एक्ट। अब कुछ चीज़ें इसमें कुछ क्वेश्चन